बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ एक और खूबसूरत सुबह का आगाज़ आपके साथ, और आज भी हम आपसे बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे मुलाकात होती है, और बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे बहुत से सवाल करते हैं और अपना फीडबैक देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लवली फीडबैक। बहुत ही अच्छा फीडबैक आपका, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉन्ग्रेट्स, और इतनी लोगों ने पजीराई की है। बहुत 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 आप लोगों का शुक्रिया। और मैं बिल्कुल थैंक्स करूंगी मेट्रो वन न्यूज़ का भी कि आप तक मुझे लाने में, मेरी बात कराने में, इस तरह से आपके साथ 1 to 1 बात होती है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तक मैं उनके ज़रिए जो है बात कर सकती हूँ और अपनी बात दिल की या आप लोगों के अच्छे के लिए कोई बात जो है वो बताती रहती हूँ। आज भी मैं बहुत अच्छी बात आप लोगों से कहने वाली हूँ, और वो बात है दुआ के हवाले से। बहुत सी मैंने चीज़ों में देखा, मैं ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है, मैं बहुत मुख्तलिफ लोगों से मिल रही हूँ, सबको जज कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ कि लोग कैसे हैं और लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अल्लाह ने जिनको सब कुछ दिया है, वो फिर भी परेशानी में रहते हैं, ना जाने क्यों। और कई लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा ऐसा रखा है, मतलब अच्छे रह रहे हैं, लेकिन वो परेशानी भी नहीं लेते। देखिए, मुश्किलात तो किस किस इंसान के पास नहीं होती। हर कोई अपनी अपनी जगह पर ना कोई मुश्किल से गुजर रहा होता है, पर अल्लाह ने हमें इस तरह बनाया है कि हम हर मुश्किल को फेस कर सकें, हर मुश्किल से मतलब फाइट कर सकें उससे। लेकिन ये कि ये कुव्वत हमारे अंदर अल्लाह ने दी है, लेकिन इस ने किस तरह से यूटिलाइज करना है ये आप पर मुनहसर है। अगर आप खुद नहीं समझते हैं, जिस तरह हम अपने शो में बहुत सी बातें ऐसी कर रहे होते हैं जिससे आपके अंदर मजबूती पैदा हो, तो आप ये सोचें कि आपने किस तरह से अपने अंदर वो पावर लेकर आनी है। सही मानों में आपको सच्ची बताऊं कि जितने मॉर्निंग शोज़ जो हम जिस किस्म के कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसी बातें आप तक लेकर आते हैं जिसमें आपको फ़ायदा हो रहा होता है, तो उससे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और मैं बड़ा खुश होती हूँ इस चीज़ से कि जब हम इंफोटेनमेंट लेकर आते हैं ना, उसमें बहुत कुछ लोग सीख रहे होते हैं। तो आज मैं छोटी सी बात जो करना चाह रही हूँ, मतलब मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, तो थोड़ी सी बात मैं करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह कभी इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा हम जो है आगे बात लेकर चलेंगे। आज इंशाल्लाह हम जुमे के फजीलत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन जो बात मैं इसी के साथ रिलेट करना चाह रही हूँ वो दुआ की करना चाह रही हूँ। जब भी कोई मुश्किल में हो, मैं बताऊँ, मैंने अपने लिए भी ये चीज़ खुद जो है ना वो अपनाई है। मैं कभी वो चीज़ नहीं आपको बताती हूँ मैं अपने ऊपर अप्लाई ना करूँ। कई लोग भी मुझे कॉल भी करते हैं और ये कहते हैं आपने तो आप ऐसी बात करी। मैं कहा ना, एक दफ़ा मैंने एक शो में कहा था कि माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, और कोई गलती कर, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे कॉलर ने कॉल करके कहा आप तो ऐसे कह देती, माफ कर देना चाहिए, जिसके दिल पर गुजरती उससे पूछे, कहना बड़ा आसान है। तो मुझे अब तक वो इस बात को भी 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अब तक ये बात याद है। वो तरह से याद है कि मैंने अपने ऊपर पहले अप्लाई की थी ये बात। मैंने सोचा ये मुझे कहकर तो चली गई, फिर मैंने उनको ही समझाया था। मैंने कहा भाई मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, मैं कर देती हूँ माफ़, और इंसान की बड़ाई ये होती है कि वो माफ़ कर दे। खैर, जो ये तो एक बात मैं आपको बताई है, जो बात करना दुआ के हवाले से। इंसान जब किसी भी मुश्किल में हो, एक तो दुआ होती है कि आप हर वक्त दिल में कर रहे हो। तो मैं सही सीरियसली बताऊं, कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मुश्किल आए ना, कोई भी, यहाँ तक कि मुझे किसी का नाम भी ना याद, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, या अल्लाह ये मेरे जहन में जो भी चीज़ है जो मैं जानना चाह रही हूँ आप मुझे बता दें, और वो आ जाती है बात। इट्स ऑल अबाउट बिलीव। आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी दुआ पे आपकी इतनी आपके अंदर जो है ना ताकत होनी चाहिए, आपकी सोच के अंदर, कि आप अल्लाह से जब दुआ कर रहे हैं तो उसे 100% जाने कि अल्लाह ताला कबूल ज़रूर फरमाएंगे। और इसी तरह जो दुआ के हवाले से मैंने कहा कि दुआ का भी एहतमाम करें। दुआ जो है, हम अक्सर जो है बस दुआ कर ली थी हमने जी, दुआ का भी एहतमाम करें। मैं सीरियसली मैंने ये चीज़ें करना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ आपकी दुनिया बदल जाती है। आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला आपको देगा, लेकिन आपका बिलीव स्ट्रांग होना ज़रूरी है इसमें। मैं हर दफ़ा मैं कहती हूँ ओ माय गॉड, मैं तो अल्लाह से मांगा था, अल्लाह ने मुझे दिया है, तो एहतमाम करना चाहिए। दुआ ऊंची, मैं तो ऊंची मांगती हूँ दुआ अल्लाह से मतलब अल्लाह के सामने आपने जो है खुलूस से, प्यार से, जिस तरह
अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर आप जब दुआ करेंगे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपकी वो दुआ कबूल होगी। बहुत से लोग परेशान होते हैं और उनको जो समझ नहीं आ रहा होता किस तरह से उस चीज़ से निकलेंगे, कैसे होगा। तो अल्लाह ने जो हमें ताकत दी है ना, जिस चीज की, बात इंसान बड़ा बेबस है, वो कई ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकता, सही बता रही हूँ। और जब वो नहीं कर सकता है तो उसके आगे सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने जो है ना, वो जो पावर अल्लाह ने दी है इंसान को, दुआ की। पर कोई ये समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। जो समझ जाता है वो वाकई दुआ करके बहुत सारे मामलात अपने बेहतर कर लेता है। परेशानियां फिर वही बात है कि किसके पास नहीं होती है, सबके पास परेशानियां, लेकिन उसे कोप अप कैसे करना है ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे हैंडल कैसे करना है। और उस परेशानी से बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं, आप बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह ने, आप दुआ जरूर करें, लेकिन ऐसा नहीं कि दुआ करने के बाद आपने छोड़ दिया, जी बस हो गया काम, जी डन, जी अब तो हमने दुआ कर ली है। दुआ के साथ साथ प्रैक्टिकली भी, जिस तरह अगर आपको किसी को जॉब नहीं मिल रही होती है तो वो बस परेशानी की हालत में बैठे हुए डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन की गोलियां खाना शुरू कर दी, ये कर दिया, आप समझे कि आपने गिव अप कर दिया, आपको जो अल्लाह ने ताकत दी उसे आपने गिव अप कर दिया है। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है ना इस तरह का कि हमें अल्लाह ने बहुत सी ताकत दी है, बहुत सी सोच ऐसी दी है कि हम अपना जो है काम कर सकते हैं। तो फिर वो अल्लाह की नाराज़गी भी होती है कि देखो ये तो मायूस हो गया। कहते हैं ना, मायूसी कुफर है, मायूसी कितना बड़ा गुनाह है। तो ये मायूसी भी नहीं करनी नहीं है। जॉब में एक छोटी सी बात बता रही हूँ, हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत होती है, चीज़ होती है। एक इंसान की जॉब नहीं है, दूसरे के यहाँ औलाद नहीं है, किसी की शादी नहीं हुई, किसी के कोई मसाइल हैं, किसी किस्म के मसाइल होते हैं, किसी को अपने औलाद से जो है फैज़ नहीं हासिल हो रहा होता, मतलब उनको मोहब्बत नहीं मिल रही होती है। वालिदैन के लिए सबसे बड़ा जो उनके लिए जो चीज़ है वो प्यार और मोहब्बत ही होती है, तो वो उनको नहीं मिल रहा होता। तो वो चीज़ें दुआ से जो है, मैं आपको बताऊं, हर चीज़ आपकी जो मुकम्मल होती है। तो जॉब की बात मैं कर रही थी कि जॉब के लिए भी आपने दुआ करना है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ दुआ करके आप बैठ के, अब आपने अपनी सीवीज देखना है कि कहाँ कहाँ देनी है। आपने जहाँ पर आप HR के डिपार्टमेंट्स है वहाँ जाकर आप सीवीज दें, आप 100, 300 जितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं वहां दे, कहीं ना कहीं से आपकी कॉल जरूर आएगी। लेकिन जो एक इंसान बैठा हुआ होता है ना, अक्सर औकात मैंने ये भी देखा है कि सिर्फ एक शख्स जो है वो बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि कभी किसी से कहता है यार सिफारिश करा देना, कभी किसी से कहते हैं यार आप सिफारिश करा देना। तो सिफारिश जो होती है ना, वो सही बताऊं कि वो, मैंने इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ कि वो टेम्प्रेरी होती है। वो कहीं ना कहीं से एक बंदा बदल जाता है, दूसरा बंदा आ जाता है, वो टेम्प्रेरी होती है, वो फिर ख़त्म हो जाती है, उसका कोई आगे से वो नहीं होता कि वो सिफारिश जो है वो मज़ीद जो है वो उसकी जॉब को सस्टेन कर सके। तो जब आप अल्लाह से मांगेंगे तो जॉब सस्टेन भी होगी, और आपको ये बताऊं कि पक्की जॉब भी होगी फिर आपकी, और आपको कोई फिर वहाँ से जो है ना हटा नहीं सकता कोई के। लेकिन इंसान की सिफारिश होती है, तो कभी भी वो जब शख्स तब्दील होती हैं तो फिर वो आपके वो आपकी जॉब भी जो है तब्दील हो जाती है, आप ख़त्म हो जाती है। तो बेसिकली जो बात है वो ये है कि हर जगह पर हर तरह से आपने जो है अल्लाह से दुआ करनी है और अल्लाह से मांगना है, गिड़गिड़ा कर मांगना है। आपने बड़े इसके तरीके भी होते हैं दुआ मांगने के, अल्लाह से आपने किस तरह से मांगना, तो आपने वो दुआ उस तरह से आप मांगे। इंशाल्लाह जिस भी परेशानी में होगी, मैं आपको आज की कह रही हूँ, आपकी वो परेशानी दूर होगी इंशाल्लाह। तो हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आज बात करने वाले हैं जुम्मे की फजीलत के हवाले से। और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही ना, क्योंकि हम भी यहाँ पर है, आप भी यहाँ पर है। टेक अ ब्रेक। काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर गए जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर गए जुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। किता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होगी मकबूल होगी, मंजूर होगी मकबूल होगी। क्योंकि मीज़ान बेरहमत है मेरे सर पर, मीज़ान बेरहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कि काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कि कितने मुअद्दब है ये कबूतर, कितने मुअद्दब है ये कबूतर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ मौजूद है फौजिया खादिम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत खूबसूरत आपने हमद पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बहुत ही प्यारी हमारी दोस्त, बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी बात करने वाली हमारे साथ हैं सरवत अस्करी साहिबा, रिलीजियस स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुझे खुश हुई आपको यहाँ देखकर और आपसे मुलाकात करके। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपको यहाँ पर देखकर, और इसलिए कि मेट्रो वन न्यूज़ हमारा घर है। हम यहाँ पर आते हैं हमेशा इस तरीके से आते हैं, सारे जाने पहचाने लोग, सारे अपने लोग। तो ये बड़ा एक खुश आइंद मुझे ये मरहला लग रहा है कि मॉर्निंग शो स्टार्ट हुआ, नाजिया मलिक वहाँ पर मेज़बान है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मौजूद हैं, सबसे अच्छी बात ये है। डॉक्टर सरवत साहिबा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम करेंगे जुम्मे की फजीलत के हवाले से। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन भी है और इस हवाले से लोग बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। तो आप शुरू में तो ज़रा सा आप बताइएगा कि जुम्मे की फजीलत और जुम्मा हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, जुम्मे का दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया, सबसे पहले मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, मेट्रो वन न्यूज़ को और मेट्रो वन न्यूज़ के तवस्सुत से जहाँ जहाँ पर भी हमारी ट्रांसमिशन देखी जा रही है उन सबको यौम जुम्मा की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने यौम जुम्मा को छोटी ईद करार दिया है। और कुरान मजीद की ये गवाही है कि फ़ज़लना बाज़ना अला बाज़हुम, यानी आप सबको एक ही मयार पर नहीं रख सकते। कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों पर फ़ौक़ियत और फजीलत दी गई है। जैसे महीनों में शहरुल हराम को फजीलत और फ़ौक़ियत दी गई है, अय्याम में यौम जुम्मा को फजीलत और फ़ौक़ियत दी गई है। इस तरीके से इंसानों में पैगंबरों को फजीलत और फ़ौक़ियत दी गई है। तो इसी तरीके से जब हम यौम जुम्मा की बात करते हैं तो यौम जुम्मा हमारे लिए यौम मोहतरम बनकर आता है। यौम जुम्मा का अलग ही एहतमाम होता है, घरों में अलग ही इंतज़ाम होता है। और जब हम शब जुम्मा से इस अजीम प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं, रिवायत ये कहती है कि शब जुम्मा में और यौम जुम्मा में कम अज़ कम परवरदिगार आलम लाखों अफराद को नारे जहन्नुम से निजात का परवाना देता है। तो दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार आलम उन लाखों में एक हम भी हो जाएं, ताकि परवरदिगार आलम हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। तो सबसे पहली बात तो ये कि यौम जुम्मा का कुछ अलग से ख़ास एहतमाम होना चाहिए घरों में। और जब हम यौम जुम्मा का एहतमाम और इंतज़ाम करते हैं तो कुछ अमाल हैं यौम जुम्मा के, जिनमें से सबसे पहली बात तो जो मैंने अर्ज़ की कि शब जुम्मा से हम इस प्रोसेस में शामिल हो गए। शब जुम्मा के हवाले से पूछना चाहूँगी, हमारा जो दिन मतलब जो हमारी रात जो है वो पहले शुरू हो जाती है, जिस तरह मगरिब के बाद से क्या जुम्मे की रात शुरू हो जाती है, या कौन सा टाइम होता है जब हम ये कहते हैं कि ये शब जुम्मा है, वो जरा सा एक्सप्लेन कर दें। बाद मगरिब के बाद, हाँ, यानी सूरज ढल गया जी, रात तुलू हो गई, अब उसके बाद हम शब जुम्मा के अज़ीम प्रोसेस में शामिल हो गए। शब जुम्मा के लिए एक हदीस रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास मौजूद है कि आक़ा दो जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब जुम्मा में अरवाह मोमिनीन अपने घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देती हैं, दक़ुल बाब करती हैं, सवाल करती हैं, भिखारियों की मानिंद, फ़कीरों की मानिंद, और आकर कहती है कि देखो हमने जो कुछ भी दुनिया में कमाया था वो सब तुम्हारे हवाले कर गए, और अब जिसका हिसाब और किताब हम दे रहे हैं और जिसका नफ़ा तुम उठा रहे हो। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले शब जुम्मा की कुछ ख़ास मखसूस दुआएं हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला अमल जो है वो ये कि आप अपने मरहुमीन के वास्ते सदका ज़रूर निकालिए। सदका रद्द बला होता है जिंदों के वास्ते भी, मुर्दों के वास्ते भी। और वो अफराद जो कि वहाँ पर इस वक्त आलम बरज़ख की मुश्किलात में हैं, अल्लाह करे कि वो वहाँ पर मुश्किलात में ना हो, बल्कि यहाँ से इतने तोहफ़े ताइफ ईसाल सवाब के नाम पर जाते रहे कि वहाँ पर रब्बुल आलमीन उनकी मुश्किलात आसान फरमाता रहे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जो कुछ भी शब जुमा में या यौम जुमा में अपने मरहुमीन के वास्ते भेजते हो, ये ना समझना कि वो सब कुछ उन्हें मिल गया, बल्कि तुमको भी इस कदर अजर और सवाब मिलता है कि जैसे कोहे ओहद के बराबर सोना खैरात करने में अजर और सवाब है। और जिस वक्त मलाइका उस तोहफे को लेकर, चाहे किसी ने 2 रकात नमाज पढ़ दी हो, किसी ने 2 सफ़े कुरान मजीद के पढ़ दिए हो, किसी ने 1 सूरह अलहम 3 सूरह इखलास पढ़कर हदिया कर दिया हो, किसी ने किसी भूखे को खाना खिला दिया हो, किसी प्यासे को पानी पिला दिया हो, तो जो भी आपने अपने मरहूम के नाम पर तोहफा ईसाल सवाब के नाम पर भेजा है, मलाइका उसे नूरानी तबक में लेकर
कब्र में दाखिल करते हैं। अच्छा, एक सवाल इसी से रिलेटेड है कि किसी के पास इतना अल्लाह ताला नहीं, अगर वो उनके पास होता है कि वो दे सके, वो लेने वालों में से ज़्यादा होता है, देने वालों में से नहीं होते, लेकिन दुआ तो एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आप किसी को भी दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, और उसमें ना कोई पैसे लगते हैं, ना कोई उसमें जो है खास कोई मसले। देखिए, आप किसी को खाना देंगे, कपड़ा देंगे, तो उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें आपके पैसे खर्च होंगे, लेकिन अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप ईसाले सवाब के नाम पर कुरान मजीद का एक सिपारा पढ़ रहे हैं, आप 1 सूरह अलम 3 सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं? तो शरीयत ने हमारे ऊपर कोई ऐसी, मजहब ने रुकावट, पाबंदी नहीं लगाई है कि जिसके ऊपर गरीब कह दे कि मैं क्या करूं, मैं तो मजबूर हो गया हूं, बल्कि हमारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये वो मैदान अमल है कि जिसमें जो जितना ज्यादा दौड़ लगाएगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछती हूँ, ऐसा होता है कि कभी किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, लेकिन लोग अक्सर ये बात मैंने सुना है कि कहते हुए कि परेशानी के आलम में कि हमारे पास नहीं है, और वो बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, और वो इंतज़ार इंसान का कर रहे होते हैं, वो किसी तरह से आके उनकी कोई मदद फरमाए। इसके हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमा दिया कि कोशिश करने वाले, जद्दोजहद करने वाले। अच्छा, कोशिश और जद्दोजहद और कामयाबी ये चोली दामन का साथ हुआ करता है। हमेशा आप कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जो कि बेअमल होते हैं, जो सुस्ती का, जमूत का शिकार होते हैं, वो कामयाब लोगों को देखकर सर्द आहें भरते हैं, कहते हैं वो कैसे आगे निकल गए, उनके ऊपर किस्मत कैसे मेहरबान हो गई। उन्होंने उनके पीछे जो एक पूरी जद्दोजहद की दास्तान है उसको नहीं देखा, हाँ। और देखना चाहते भी नहीं। वो टेलीविजन चैनल्स चेंज करते रहते हैं, वो सुस्ती कायली, जमूत का शिकार होते हैं। लेकिन परवरदिगार आलम चाहता है कि इंसान अपने घर से बाहर निकले, इंसान अपने लिए मैदान अमल को खुद तलाश करे। मुझे याद है कि एक रिवायत याद आती है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने ज़राई बाग में कुछ ज़राअत कर रहे थे, काश्तकारी कर रहे थे। आइम्मा अहले बैत का, अंबिया तारीन अलैहिस्सलाम का पसंदीदा तरीन पेशा ज़राअत यानी काश्तकारी थी। तो मदीने की, ज़ाहिर अरब की गर्मी, सख्त धूप की शिद्दत, और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जो कि ज़रा फरबा बदन भी थे, तो वो जब खेत में काश्तकारी कर रहे थे, ज़राअत कर रहे थे, तो उनके फ़र्क़ मुबारक पर, उनके जिस्म मुबारक पर पसीने के कतरे नुमाया थे। तो वहाँ से कुछ लोग गुजरने लगे, कहा कि देखो ये दुनिया के वास्ते इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस बात को कि मेरे अहलो अयाल तुम जैसे लोगों के ममनून एहसान ना रहें, बल्कि इनके वास्ते मैं खुद मेहनत करूँ। तो ये हमारे पास एक अच्छा, और आप देखिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी हमको दी है, एक अमली ज़िंदगी दी है, और उस अमली ज़िंदगी के लिए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वज़ू के कतरे गिरते थे तो सहाबे कराम उसको अपने हाथों में ले लिया करते थे, मगर इसके बावजूद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए आग खुद जलाया करते थे, अपना जूते का तस्मा खुद सी लिया करते थे, अपना कपड़ों में पेवंद खुद लगा लिया करते थे। तो एक अमली ज़िंदगी हमसे शरीयत और मज़हब तकाज़ा करती है। जी जी, अभी हम बात करेंगे मज़ीद। स्पेशली मैं जानना चाहूँगी कि जुम्मे वाले दिन हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, नमाज की तैयारी होती है, ख़वातीन को कैसे एहतमाम करना चाहिए, सब अभी जानेंगे, और जुम्मे के खुतबे के हवाले से भी जानेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ ही रहें, कहीं ना जाएगा। नबी ये ना सल्ले अला मुहम्मदिन। मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और महवे इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले
हरम के आदाब जानता हूँ कि मैं लब कुशा नहीं हूँ, और ये रोशनी से क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी से क्या है, खुशबू कहाँ से आई, कि शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। और तैबा के सब गदा पहचानते हैं मुझको, तैबा के सब गदा पहचानते हैं मुझको, कि मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ, और महवे इल्तिजा हूँ कि मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत फौजिया खादिम, बहुत खूबसूरत आपने नात पेश की, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे हैं जुम्मे की फजीलत के हवाले से। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ हैं और कुछ हमने अभी तो बताया, लेकिन बाकी जो हम जानना चाहते हैं स्पेशली आज के दिन के हवाले से, जुम्मे के दिन के हवाले से, कि इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, नमाज का एहतमाम कैसे होता है, ख़वातीन कैसे एहतमाम करती हैं और मर्द हजरात कैसे तैयारी करते हैं आज के दिन के हवाले से, क्योंकि ये इबादत का दिन है, खूबसूरत दिन है और सबसे कहते हैं कि अच्छा दिन जो है वो जुम्मे का दिन होता है। जुम्मे के दिन में कोई भी एक वक्त ऐसा होता है जब दुआ कबूल भी होती है, तो ये आपसे हम जानेंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे कि शब जुमा के हवाले से हमने अपने दिन का आगाज़ किया है। अब ये जो रात हम गुजार कर आए ना, ये रात भी बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत की हामिल है। नमाज शब, नमाज तहज्जुद की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बताई गई है। बल्कि यहाँ तक कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि फर्जंद रसूल इरशाद फरमाइए कि उन लोगों के चेहरे इस कदर नूरानी, इस कदर खूबसूरत, इस कदर रोशन, इस कदर सफ़ेद क्यों हुआ करते हैं जो कि तहज्जुद की नमाज या नमाज शब पढ़ा करते हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि वो रात की तन्हाई में, शब की तारीकी में अपने रब से हम कलाम हुआ करते हैं, क्योंकि वो खुदा से राज़ न्याज़ किया करते हैं। इसलिए परवरदिगार आलम उनके चेहरों पर ऐसा नूर शामिल कर देता है कि वो दीगर अफराद में मुख्तलिफ नजर आया करते हैं। तो कम अज़ कम शब जुमा में हमें नमाज शब का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि हमारे पास रिवायात मौजूद है कि जो शब जुमा से लेकर यौम जुमा तक जो अफराद दुनिया से गुजर जाया करते हैं तो उनके ऊपर अज़ाब कब्र और फिशार कब्र नहीं होगा। तो जैसे नेकियों के हसनात की हम बात किया करते हैं, बिल्कुल वैसे ही गुनाहों से परहेज़ की भी बात किया करते हैं। शब जुमा में और यौम जुमा में हमारा कोई फंक्शन ऐसा ना हो, हमारी कोई शादी की तकरीब ऐसा नहीं हो कि जिसके अंदर कोई गुनाह का उनसर शामिल हो जाए, क्योंकि फिर अजाब भी दोगुना होगा हमारे ऊपर। आ जाइए यौम जुमा पर, हमने फजर की नमाज से
अपने दिन का आगाज किया। मुझे यकीन है कि फजर की नमाज वैसे भी सब पढ़ते होंगे, वाजिब है, लेकिन यौम जुमा उसको ज़्यादा एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे ही फजर की नमाज ख़त्म होती है, आप मुसल्ले इबादत से उठते हैं, आपको चाहिए कि आप सदका निकाल दीजिए। अपने दिन का आगाज़, बेहतरीन आगाज़ सदक़े से कीजिए, जो कि 70 बलाओं को दूर करता है आपसे। और उसके बाद अब ये आज का दिन बड़ी जिम्मेदारी का हामिल है। आज के दिन में आपको गुस्ल जुम्मा करना है। आज के दिन की कुछ मसनून दुआएं हैं, कुछ ख़ास दुआएं हैं। कम से कम सूरह कहफ की यौम जुमा तिलावत ज़रूर करनी है। सूरह बनी इसराइल की कम से कम शब जुमा से लेकर यौम जुमा में तिलावत ज़रूर करनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अमल बताया गया है वो ये कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना, यानी ला तादाद दुरूद भेजना, बेशुमार मरतबा दुरूद भेजना, और इतनी मरतबा दुरूद पढ़ना कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते हो तो मैं उसे खुद सुनता हूँ। और ये कायनात की वो वाहिद इबादत है कि जिसमें खुदाए वहदहू ला शरीक भी हमारे साथ शरीक होता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अभी हम जो है ब्रेक की जाने जाएंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें, कहीं ना जाइएगा। एक बार फिर मुस्कुराती सुबह में, और अब हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनके बारे में जानने का बहुत दिल कर रहा था मुझे तो पर्सनली, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करना और इंसानियत के लिए काम करना और साथ साथ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारना और ख़िदमत भी, काम भी, मतलब ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक आपका जो है ना, कहते हैं ना कि एक ताकत होती है दूसरे इंसानों के लिए। ऐसे इंसान दूसरे इंसानों के लिए ताकत बन जाते हैं। तो ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें ऐसे लोगों से नवाजा है। हमारे मुल्क में इतने अच्छे लोग हैं जो इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी आज। बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है हमारे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी डेजिग्नेशन भी बताऊंगी क्योंकि लंबा इंट्रो था, तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं आपको सलाम करूंगी। सीईओ हैं डॉक्टर ईसा लैब में एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान के भी। रोटरी के हवाले से बता दूं, रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान जो है ये ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, और डॉक्टर ईसा लैब कौन नहीं जानता। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप के बारे में हम थोड़ा सा, तो ये इंट्रो तो हो ही गया, कैसे हैं आप, मैं तो ये जानूंगी पहले। ठीक ठाक है, और आपके प्रोग्राम में आके और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद जो है आप यू आर डूइंग एन अमेजिंग शो में, आप उससे पहले भी जो आप कर रही थी प्रोग्राम वाज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके बारे में जानकर ना भी जितना हमने ब्रेक में जान रहे थे वो इतनी अच्छी बातें हैं कि मैं सुन रही थी। मैंने कहा एक इंसान अल्लाह ताला इतनी भी उसको ताकत देता है। सुबह मैं इंट्रो में यही बात कर रही थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी ताकत दी है, वो अपने आप को समझ ले। पहले तो मैं आपके बारे में जानूंगी कि आप इतने सारी चीजें, इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? टाइम निकल आता है आपके पास? ये टाइम निकालना पड़ता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जी। बेसिकली क्या होता है कि जब आप चलते हैं ना तो कारवान बनता जाता है, जैसी बात है ना। तो ये कि सब फ्रेंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारी लैब में भी माशाल्लाह जितने भी लोग 1500 से ऊपर लोग माशाल्लाह इन्वॉल्व हैं, दे आर लाइक आवर फैमिली, और वो सब वो जज्बा रखते हैं कि हमें खिदमत करनी है। तो काम, अपने प्रोफेशनल काम के अलावा जो है वो टीम हमेशा अवेलेबल होती है। और फिर रोटरी, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, रोटरी भी एक ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1905 में बनी थी, और उसके अंदर भी बहुत सारे दोस्त हैं। तो जब सब मिलके काम करते हैं ना तो फिर काम अच्छा भी होता है, मज़ा भी आता है। जैसे शेर है ना, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा एक हम सफर अच्छा लगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, ये आपने बात ना एक्यूरेट कही। अच्छा, इसी से रिलेटेड कि हम सफर की बात आती है, तो हम सफर जो है जितने भी हमारे साथ काम करने वाले हैं या जो रोटरी क्लब में शामिल होना चाहते हैं, इनको आप लोग देखते हैं, पहले परखते हैं, या जो है जिसका दिल होता है वो शामिल हो सकता है? कैसे? कुछ लोग कांटेक्ट भी करते हैं। हमारे तकरीबन सिंध एंड बलूचिस्तान के अंदर 115 क्लब्स हैं,
और उन सब का एक प्रेसिडेंट होता है, और कभी कभार जो रोटेरियंस खुद हैं वो इनवाइट भी करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंगे, यू आर प्रोफेशनल, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप रोटरी ज्वाइन करें। ओके, तो इट वर्क्स बोथ वेज। इंटरनेशनल जो है वो रोटरी बहुत एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यू नीड टू बी, इट्स अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की मदद के लिए है, लेकिन उसमें हर एक नहीं बन सकता, उसके अंदर बड़ा हाई क्राइटेरिया है, सो दैट कि कि लाइक माइंडेड लोग हों और एक ही लेवल के लोग हों, और जो ज़्यादा डिलीवर कर सकते हों। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल, लेकिन पाकिस्तान में हमने इनकरेज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी दिल रखता है काम करने का, और हुकूक लिबाद हमारे रिलीजन में भी है, तो हम उसको वेलकम करते हैं और उसको एंगेज भी करते हैं। तो इस तरह से दो डिफरेंट क्राइटेरिया। हर एक इंसान को एक पाथ चाहिए होता है, एक जरिया चाहिए, तो किसी को समझ भी नहीं आता कि हम कैसे हेल्प करें। अच्छा, एक तो होता है ऑन ग्राउंड हेल्प करना, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अप फ्रंट रहते हैं, लेकिन एक होते हैं जो अप फ्रंट नहीं आना चाहते, बिहाइंड रहते, तो क्या वो भी शामिल हो सकते हैं? यही तो मैजिक है रोटरी का, यही एक ब्यूटीफुल बात है इसकी, क्योंकि देखिए इसमें होता है कि पहले तो एक क्लब में ना डिफरेंट क्वालिफिकेशंस एंड प्रोफेशंस के लोग होते हैं, और वो उतना जितना जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वही करता है। तो पहली जो डाइवर्सिटी है, यानी डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरा क्लब है, उसके अंदर सिविल इंजीनियर भी है, उसके अंदर आर्किटेक्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसके अंदर जो है बिजनेस स्कूल से भी हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के भी हैं। तो हर एक अपना शोबा, किसी भी प्रोजेक्ट को जब आपको चलाना होता है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चलाना होता है, तो उसके लिए इट्स लाइक अ बिजनेस। आप उसे कमा नहीं रहे होते, लेकिन उसके अंदर वो रूल सारे वो अप्लाई करते हैं। उस प्रोजेक्ट को आपको बेचना पड़ता है फॉर डोनेशंस, लोग उसमें डोनेशंस हैं, उसको जो है मैनेजमेंट्स करनी पड़ती है, कुछ इवेंट्स भी ऐसे करने पड़ते हैं, है ना? हाँ, तो बस तो उस तरह से जो इसमें होता है कि एक ब्यूटीफुल मिक्सचर है कि जो काम कर सकता है वो अपना हिस्सा डाल देता है, और वो पजल नहीं होता जैसे सब पार्ट पीसेस मिल जाते हैं। तो कोई यहाँ से अल्लाह ताला भेजता है, कोई वहाँ से भेजता है, पता नहीं चलता, पिक्चर बन जाती है। अच्छा, ये बता, खवातीन भी शामिल होती हैं? बिल्कुल होती हैं, खवातीन तो बहुत ज्यादा हैं, और बल्कि एज नॉट ओनली फॉर रोटरी बट एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी, और मैं एज अ पर्सनल लेवल, और रोटरी इटसेल्फ विमेन एम्पावरमेंट पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है, और मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और आजकल हमारे बहुत ज़्यादा बेतहाशा बल्कि प्रोजेक्ट फॉर विमेन भी चल रहे हैं, नॉट ओनली कि वी आर हैविंग हेल्प फ्रॉम विमेन। अभी मैं इब्राहिम हैदरी गया था, आलिया उस क्लब की प्रेसिडेंट है, वहाँ पे 25 घर उन्होंने इब्राहिम हैदरी में बनाए हैं जो फ्लड में टूट गए थे घर, और लोग बेघर हो गए थे उनके लिए, और अभी तकरीबन 100 घर और बन रहे हैं, तो वो आलिया लीड कर रही हैं उसको। लेकिन हम एम्पावरमेंट कैसे देर कर रहे हैं कि अभी जैसे हम लोग जो है ना एक स्कूटी जो है मोटरसाइकिल, फीमेल ऑन मोटरसाइकिल्स को इनकरेज कर रहे हैं, और वेरी नाइस। वैसे ये वेरी गुड। वे स्कूटीज यहाँ पर महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ती हो रही हैं। वो एक हमारे दोस्त हैं, उनकी मोटरसाइकिल की कंपनी है, फरहान हनीफ उनका नाम है, तो वो ही इज ब्रिंगिंग इन स्कूटीज जो कि नॉर्मल प्राइस। दैट इज वेरी गुड। पता है क्यों, मैं इस पे लड़कियां जो काम करती हैं ना, जिस तरह सैलून के हवाले से या बाहर जाती हैं, तो वो ना रिसर्च कर रही थी, तो उन्होंने कहा एक स्कूटी जो सेकंड हैंड भी मिल रही थी ना, वो 45,000 तक की मिल रही थी, तो दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड दे कैन नॉट ड्राइव। वो जो बाइक होती है ना, उनको जरा भारी पड़ती है, तो वो यही कह रहे थे किसी तरह से हमें स्कूटी का इंतजाम करवा दें। अभी हम लोग कल भी एक रैली निकल रही है, तो कल की जो रैली है वो निशाने पाकिस्तान तक जाएगी, ठीक है, उसमें सारी 50 फीमेल बाइकर्स हैं, दे आर मोटरसाइकिल, और जी कल वो सुबह कल है वो इवेंट, अच्छा, टुमारो और ऑन सैटरडे, और ये जो है ना उसमें वो फीमेल बाइकर्स भी, और वो हम निकाल रहे हैं टू सपोर्ट द आर्मी, उसके तौर पे भी वो फीमेल एम्पावरमेंट भी दिखा रहे हैं। और अभी हमारी तकरीबन दिसंबर में एक और रैली है, जबकि 300 गर्ल मोटरसाइकिलिस्ट होंगी जो कि हम उर्मारा में करेंगे, उनके पीछे रैली कार ड्राइवर्स होंगे, उसमें जितने मेजर चैनल्स हैं, आपके चैनल को भी इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली, और स्कूटी देखिए, जब इट्स ऐसा ना कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, वो बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि पहले थोड़े से लोग हो जाएं तो हम स्कूटी ले आए, वेरी नाइस। यूजर्स हैं वो कहते हैं पहले स्कूटीज आ जाएं। मैं भी से बता दूं, पता है क्या, वाकई जरूरत है, मैं सच्ची में, क्योंकि मैं तो ऑन ग्राउंड लोगों के साथ बड़ी उस लेवल पर होती हूँ ना, तो खवातीन इस वक्त जो है ना, उनको यही प्रॉब्लम आ रहा है कि उनको जो है ना अपनी ड्राइव खुद करनी है। बस आप एक काम करें कि आप उनकी लिस्ट बनाएं, ठीक है, उनको हम ट्रेन भी करवाएंगे की तरफ से, और ये जो मेरे दोस्त हैं उनकी ग्राउंड मोटरसाइकिल कंपनी है, उनसे
आपको डोनेट भी करवा देंगे। चले सही है, मैं अपने सोशल पेजेस पे जरा सबको कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। फरहान हनी वो बहुत काम कर रहे हैं इसके लिए, और मैं आपको बताऊं ये क्यों कर रहे हैं। पहली बात इसलिए कि हमारी देखें इस वक्त जो घर के एंड्स मीट करना एक पार्टी नहीं कर सकती, मियां बीवी या जो भी टीम है, और अकेले फीमेल्स भी हैं उनको भी अर्न करने का राइट है। और मैं आपको बताऊं हमारी लैब में तो 70% से ज्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं। दे आर मच बेटर देन द मेन फ्रैंकली। उनकी कमिटमेंट, उनकी लॉयल्टी, उनकी डेडिकेशन, उनकी सिंसियरिटी, और आज जो ईसा लैब ग्रो कर रही है वो उन्हीं की वजह से कर रही है। सेकंड चीज ये कि हम ये सोचते थे कि अगर फीमेल्स मोटरसाइकिल पे बैठ सकती हैं, वो भी इतने मुश्किल तरीके से, तो वो चला क्यों नहीं सकती। अच्छा, अब एक और चीज है कि बसेस में हैरेसमेंट भी है, टाइम पे नहीं चलती और बहुत ज्यादा है। और आई थिंक ये और अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं कि एक दफा मैं बाइक पे बैठ गया, मैंने कहा देखूं तो कि फीमेल जैसे बैठती हैं उस तरह बैठ के देखूं, तो मुझे तो 3 दिन नींद नहीं आई, इतना स्ट्रेस हो गया मुझे कि वही दिस इज वो तो। अच्छा, और उनकी अपनी जान जो होती है ना वो, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं कल ही मुझे पता चला कि आयरन सैलून एज वेल ना, तो वहाँ पर जो वर्कर आई थी उनके साथ उनकी एक और फ्रेंड भी आई थी, तो उन सब के किस्से मैं कल सुन रही थी। तो बाइक के किस्से ये थे कि उनके भाई ने रॉन्ग वे गए, एक्सीडेंट हुआ, लड़की का पाँव टूट गया। उनके जो है हस्बैंड रॉन्ग वे गए, अब ये लड़की बेचारी बैठी हुई है, वो नहीं रॉन्ग वे जाना चाहती है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके हाथ पे चोट आई, रॉन्ग वे हुआ, कमर पे चोट आई। अच्छा, ये जो रॉन्ग वे वाला सीन है ना, ये अब वो लड़की बेचारी नहीं चाहती वो रॉन्ग वे जाना, वो कहती है मैं सही वे से जाना चाहती, पर हमारे भाई की वजह से एक्सीडेंट हो गया, हमारे हस्बैंड की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो ये चीज हो जाएगी कि एटलीस्ट वो खुद मजबूत होंगी। नहीं, एक तो वो खुद जा सकती हैं कहीं पे भी, और होना भी चाहिए, दुनिया में होता है। और सेकेंडली चीज ये कि लेकिन एक और जिस तरह उनका बैठने का तरीका है वो भी एक रिस्की तरीका है। जी 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 जी, क्योंकि ज़ाहिर है जरा सी जो मोटरसाइकिल हल्की सी टिल्ट हुई है आपके डायरेक्शन, एक तरफ आप पाँव भी नहीं रख सकते उसको सपोर्ट करने के लिए, तो उनका सोल्यूशन स्कूटीज है। या तो ये लेट्स मेक इट अ मूवमेंट। और थैंक यू आपने ये बात निकाली अपने प्रोग्राम के अंदर, और आप क्योंकि खुद भी प्रोफेशनल हैं, इधर भी एंकर भी हैं और आप सलून भी चला रही हैं, तो आपको चैलेंजेस का पता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम ग्रास रूट तक देख रहे होते हैं, कैसे करेगा ना, आप चाहती भी हैं तो इसके लिए इसी तरह से रोटरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं कि वो कनेक्टिंग ब्रिज भी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी मीटिंग भी कराऊंगा। और अच्छा, वो इतने बड़े दिल के हैं कि वो मतलब वो फौरन इंकरेज भी करते हैं चीज़ों को। नहीं, इंशाल्लाह इस पे तो जरूर काम करें, क्योंकि देखिए लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद है, ये बहुत बड़ी। इसी तरह से हमारी जो है ना रोटरी के 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं, मतलब वैसे तो हर चीज़ पे काम करती हैं, तो वो सारे आपको मैं बताऊंगा जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरत है। ठीक है। मसलन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे की ज़िंदगी। आपको पता है ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके अंदर 1 महीने से कम के बच्चे रेगुलर मरते रहते हैं। डायरिया से मर गए, कभी किसी और चीज़ के मर गए, माएँ डिलीवरी में मर गई, 12-13 साल की उम्र की बच्चियाँ जो है वो डिलीवर कर रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पे काम किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए। दूसरा है लिटरेसी, जाहिर है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए। फॉर एग्जांपल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन, यानी कि लड़ाइयों को रोकना, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे मोहल्ले में हो, चाहे सूबे में हो, चाहे मुल्क में हो, चाहे ममालिक के दरमियान हो। और आपको पता है किसी भी इकोनॉमी का पावर बनने के लिए, दूसरी कंट्री से ट्रेड बढ़ाने के लिए सबसे पहले उससे रिलेशनशिप और दोस्तियां करना। बिल्कुल, आपके अपने बिजनेस के लिए आप देखें ना, बिजनेस कम्युनिटी कैसे एक दूसरे से दोस्ती करके रखती है, नेटवर्किंग करती है। एग्जैक्टली। उसके बाद आ जाता है वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है और साफ पानी की अब देखिए ना, जैसे फ्लड्स आए तो ड्रेनेज का मसला था, तो कितना चैलेंज आ गया कराची के अंदर। साफ पानी की ना होने की वजह से कितने लोगों को मेजर इश्यूज हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स, डायरिया, 10,000 प्रॉब्लम्स होती हैं। बल्कि मैं और तो इस तरह से जो है इसके बाद एनवायरनमेंट देखिए, धुआं, पोल्यूशन, ये लंग्स में अभी कोविड आया हुआ है। अब आप देखें कि हमारी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, स्मॉग है लाहौर में जैसे, और इंडस्ट्री का धुआं निकल रहा है, और ये सब इन द एंड डैमेज कर रहा होता है। जब वो डैमेज करता है तो जो भी सांस की बीमारियां हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, वो हो भी जाती हैं और उनका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नहीं, अगर इन्वायरमेंट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। और एक है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड कम्युनिकेबल डिजीजेज, बीमारियों को प्रोटेक्ट करना। अब आप देखें कोविड से, ये तो पुरानी बात बता रहा हूँ ना जो ये रोटरी ने बनाई, आज आप देखें कोविड की वजह से प्रिवेंशन के ऊपर ही बात हो रही है, और कोई इलाज नहीं है अभी। तो यानी ये वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मिल के काम करती हैं, इसमें कोई सैलरी नहीं है, वी आर ऑल वॉलंटियर्स, और वॉलंटियर्स बैठते हैं और सर्विस करते हैं, मिल के करते हैं। जैसे आपने कहा,
अब फॉर एग्जांपल अब आप एंकर हैं, अब आपने कोई अच्छी बात जैसे बाइकर्स के बारे में कही या इनकरेज के लिए कही, तो ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। इट्स नॉट दैट कि आप फिजिकली आए या कोई पैसा खर्च करें। तो ये एक इसकी ब्यूटी और आई थिंक कि हमारे मुल्क को इस वक्त जरूरत है। मैं पर्सनली फील करता हूँ, आप मेरे देखिए मैं रोटरी का कोट पहना हुआ, ये रोटरी का मोनोग्राम है एंड दिस इज ग्रीन इन कलर, बिकॉज आई फील कि ये सारी चीजें हमारे मुल्क के लिए जरूरी है। और मैं एज गवर्नर मैं समझता हूँ कि रोटरी के थ्रू जो है ना वो हम पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत काम कर रहा है रोटरी क्लब इस वक्त, और अभी बहुत आपसे अब मजीद जानेंगे। अब मेरा तो दिल्ली करे कि अभी ब्रेक आती, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन ये कि ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक के बाद हम मजीद जानेंगे और रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान क्या क्या काम कर रहा है, किस तरह से खिदमात अंजाम दे रहा है अपने मुल्क के लिए। तो फिर अभी आप ब्रेक ले, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें जी। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह में। आज जो है हमारे साथ मेहमान जो मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब, और बहुत अच्छी इनसे गुफ्तगू चल रही है ईसा लैब के हवाले से भी। मैं इनका ये बताऊं कि ईसा लैब में ये CEO हैं और बहुत काम होता है ईसा लैब का, मतलब नेम इट। लिटरली मैं ये देख रही होती हूँ जब मैं वो दोनों का मवाजना करती हूँ लैब्स में, तो मतलब ईसा लैब की जो पेमेंट्स होती हैं, उनका जो खर्चा आता है वो कम होता है बनिस्बत अगर आप किसी और लैब में जाएं तो। और कहीं पर आप लोग मेरे ख्याल में इस पे और भी डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा आप लोग दे रहे होते हैं ना? जी, मेरे जब से माय फादर स्टार्टेड ईसा लैब इन 1987 और अब 33 इयर्स हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। और उनका हमेशा ये था कि वो अमेरिका में होते थे, और वो मेरी मदर भी डॉक्टर सबिया ईसा, वो भी हार्वर्ड से PhD हैं। दे केम टू पाकिस्तान टू सर्व द कंट्री। तो उन्होंने हमेशा प्राइसेस के ऊपर हमेशा हमने स्ट्रिक्ट रखा है, उन्होंने उस वक्त से रखा था, और अब उनका इंतकाल हो गया मेरे फादर का, लेकिन मैंने भी वही चीज़ को कंटिन्यू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हेल्थ भी चाहिए लोगों को, लेकिन इट शुड बी अफोर्डेबल। तो ईसा लैब इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर हमारे ना रेगुलर हम लोग एक्टिविटीज़ में हम लोग अवेयरनेस के और प्रिवेंशन के ऊपर फ्री कैंप्स भी करते रहते हैं। तो चाहे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस के साथ साथ अभी भी एक्सपो सेंटर पे तो पाकिस्तान का पहला आइसोलेशन सेंटर बना जो कोविड के बाद 19 के लिए बना है, जो अभी तक चल रहा है। उसमें भी हम लोग 24/7 फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। वो आर्मी ने 5 कोर ने स्टार्ट किया और बहुत कमेंडेबल था। मैं समझता हूँ कि 6 दिन में वो सेंटर जो है वो स्टैब्लिश्ड हुआ, 1200 बेडेड का, और उसके अंदर सैटरडे वेलफेयर ग्रुप, सैलानी, आलमगीर वेलफेयर, रेड क्रेसेंट, स्काउट्स सब ने मिले, और फिर सिंध गवर्नमेंट भी बाद में आई और अब ज़ाहिर वो फंडिंग भी कर रही है। लेकिन शुरू में तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे आ गई थी, और मैं समझता हूँ कि ये इत्तेफाक से एक्सपो सेंटर की बात आ गई। मैं आपको बताऊँ, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची नाम है इसका एंड HDU, और उसके अंदर जब कौम जच्चा होती है तो पाकिस्तान की पावर नजर आती है। ईसा लैब भी साथ थी, और 6 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल पूरा तैयार हुआ, और इट इज़ रिकॉर्ड। और आपको पता है आज तक उसके अंदर इतने पेशेंट्स ट्रीट हुए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं है, कोई कैश काउंटर नहीं है, वेंटिलेटर तक फ्री है। अच्छा, व्हाट अबाउट द टेस्ट? टेस्ट भी फ्री है। टेस्ट भी फ्री, क्योंकि 8-10 हज़ार के टेस्ट हो रहे हैं। एवरीथिंग इज फ्री। पॉजिटिव पेशेंट जो अंदर आ जाते हैं उसके बाद सारी चीज़ें फ्री हैं उनको। टूथब्रश, टूथपेस्ट, कपड़े भी। जनरल हुमायूं जो हमारे कोर कमांडर हैं वो रेगुलर उसको सुपरवाइज करते हैं। जनरल अकील हैं जो GOC मदीर हैं, ब्रिगेडियर शहजाद हैं जो उसके उधर पोस्टेड हैं। तो इतनी ज़बरदस्त टीम है, और डॉक्टर्स हैं, इंडस हॉस्पिटल से भी हैं। तो कहने का मकसद है कि मैं जो 2-3 बातें बताना चाह रहा हूँ, एक तो ना सिर्फ कि फ्री इलाज हो रहा है, और आजकल मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है और तबीयत ख़राब हो रही है तो उनको वॉक इन करना चाहिए एक्सपो सेंटर में। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल से काफ़ी बेहतर है। और मैं एज ए न्यूट्रल प्राइवेट सेक्टर से ये बात बता सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वरना लोगों को 80,000 से 2 लाख तक का कॉस्ट आती है पर डे की, और अगर वेंटिलेटर पे चला गया तो और भी ज्यादा कॉस्ट आती है। तो ये अच्छा हो गया कि आपने वेंटिलेटर भी प्रोवाइड किए हैं। जी, वेंटिलेटर्स भी वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं, और ये अच्छा हो गया कि आज प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कोविड की सेकंड लहर आई हुई है और लोग परेशान हैं। और मेरे ख्याल से ये बात किसी ने भी नहीं इस टॉपिक पे की होगी, तो मैं मेट्रो टेलीविजन को भी मुबारकबाद देता हूँ, आपके प्रोग्राम को भी, कि ये अवेयरनेस हो रही है लोगों की। लेकिन मैं जो सेकंड बात बताना चाह रहा हूँ कि कैसे सब यूनाइटेड हुए, कि जब कौम बनते हैं ना पाकिस्तानी, तो
कुछ भी इम्पॉसिबल भी कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर ये एक्सपो सेंटर वाली स्पिरिट, कम्युनिटी भी है, सिविल सोसाइटी भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, आर्मी भी है, गवर्नमेंट भी है, सब जब मिल जाएं तो फिर पाकिस्तान की सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल जी, इसलिए बिल्कुल। मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा इस वक्त सारे जो हमारे लीडरान हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कि अभी हमें कोविड को अटेंशन देनी चाहिए। Yes. असल में हुआ ये कि गिलगित हमारे पॉलिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज राइज हुए हैं इस वक्त, होने भी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स करना भी ज़रूरी है और पावर में आना भी लोगों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन दो चीज़ों की मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, ये पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है ना, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस, जब भी इलेक्शन होते हैं और बढ़ जाते हैं, तो मेरी गुजारिश ये है कि कोविड में जो है ना, अभी कोविड को पॉलिटिक्स ना बनाएं, इसको अपने दिल से, जुलूसों से थोड़ा सा इज्तिनाब करें। टाइम फॉर एवरीथिंग एक्चुअली। देखिए, अगर आप हर चीज का एक वक्त होता है, अभी वक्त नहीं है, अभी थोड़ा सा वक्त है कि हम अपने आप को इससे बचाएं। बल्कि कोविड के हवाले से अगर देखा जाए तो देखिए, हम तो अभी बात कर रहे होते हैं कि किसी को कोविड हो जाए तो हम ये कहेंगे पहले बचाएं अपने आप को, प्लीज मास्क पहने, डिस्टेंस रखें। कल मैं मार्केट में गई थी, वहां एक जगह कुछ सामान लेने, एक बच्चा विदाउट मास्क था और वो इतना खांस रहा था कि मुझे घबराहट शुरू हो गई कि ये बच्चा खांस रहा है और इसके माँ बाप इसको मना नहीं कर रहे। मतलब था तो 10-12 साल का, 10 साल का बच्चा होगा। 10 साल के बच्चे को भी कोविड हो सकता है ना? को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये कि दैट वाज स्कैरी। मैं कहती हूँ भाई, आप अपने बच्चों को, अपने सबको आप मास्क पहना देना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मास्क वैसे भी पहनना चाहिए। असल में हो ही रहा है कि आजकल जो है ना, वो खांसी वैसे भी बढ़ जाती है सर्दी में, खांसी, एलर्जी, लेकिन डर लगता है ना। आजकल तो क्राइसिस, कोई भी खांस रहा होता है डरना शुरू हो जाता है। क्राइसिस है। लेकिन ये है कि क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बंद होता है। जैसे मुझे भी हल्की सी एलर्जी है, तो जैसे आपका स्टूडियो है ना, ये पूरा बंद है ना, इसमें वेंटिलेशन नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा ना फील होना शुरू हो हल्की सी महसूस हो रही है। तो ये कॉमन है। लेकिन एक बात ये मैं बताऊं आपको कि बाहर के मुल्कों में जो डेवलप कंट्रीज हैं, तो उसमें हमेशा वो मास्क पहनते रहे हैं। अच्छा, अब ये 2-3 वजूहत से होता है। जैसे बंद जगह है ना, ये चीज़ तो खैर चले, आपका स्टूडियो है, साउंड प्रूफ होना ज़रूरी है, लेकिन घरों में भी सर्दियों में क्या होता है कि बाहर ठंडी हवा होती है, तो लोग अपनी खिड़कियां बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं कि गर्मी सर्दी ना आए अंदर। तो होता ही है कि इम्यूनिटी हर एक की, किसी की यहाँ पे इम्यूनिटी लेवल है, किसी का यहाँ है, किसी का यहाँ है। चाहे यहाँ पे भी हो ना, बंद जब होता है तो वो एलर्जेंस जमा होते रहते हैं, इन्फेक्शन जमा होती रहती हैं और वो ग्रेजुअली बढ़ती रहती हैं, क्योंकि बंद है, बाहर जा नहीं सकती, वो तो उतनी कंपाइल होती रहती हैं और फिर वो जिनकी ज़्यादा इम्यूनिटी है उनको भी इफेक्ट करती हैं। सर्दियों में क्या होता है कि एक और चीज़ जो होती है इंटरेस्टिंग, वो अनफॉर्चुनेटली वो ये होती है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना, ये सर्दियों में और नाक के अंदर का हिस्से में और ट्रैक में ब्लड वेसल जो है वो सुकड़ जाती हैं। वो इसलिए होती हैं कि अंदर की गर्माइश जो है ना, वो अंदर ही रहे। गर्मियों में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स एक्सपैंड कर जाती हैं कि वो जो हीट है ना, वो बाहर निकल जाए बॉडी की। तो लेकिन इससे होता क्या है, देखिए इसकी कुछ थेरेपी तो होगी, लाइक एक्सरसाइज या कोई चीज, तो वो कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं बताने का मकसद है कि अब इसमें होता ही है कि सर्दियों में जो जहाँ पे नाक के बाहर वाला एरिया जो होता है, जहाँ पे ये जो अंदर की साइड पे और गले की, तो ये जब ब्लड वेसल्स कम होती है ना, तो वो थोड़ी सी वहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अभी सेकेंड लहर इसलिए भी आ रही है कि इससे पहले बारिशें जब हुई हमारी, तो बारिशों में क्या था कि जब हम कोई कोविड का जरासीम कोई खांसता है, बाहर निकलता है, तो बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमिडिटी उनको नीचे बिठा देती है। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी सर्दियों में ह्यूमिडिटी भी कम हो जाती है, इसलिए वो फैलने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इस वक्त मास्क पहने, हाथ को बार बार साफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, SOPs को फॉलो करें कि हम इससे बाहर निकल जाएं। और अभी इस वक्त भी थोड़ी सी केसेस ज़्यादा हो रहे हैं कि जब शुरू में कोविड आया था ना, तो सारी एयर ट्रैवल, सी ट्रैवल सारी बंद हो गई थी। लेकिन अभी सब कुछ खुला हुआ है और लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और पर एहतियात तो जरूरी है ना, बाहर से नए नए वायरसेस लेके आ रहे हैं। तो ये एक फेज आया हुआ है इस वक्त जिसमें केसेस इट कैन बी मोर डेंजरस, इट इज मोर डेंजरस। जी, ओके। क्योंकि पहले तो ये था ना कि हमने ये देखा था पाकिस्तान में कोविड इतना ज्यादा डैमेजिंग नहीं हुआ था जितना बाहर में, अगर मवाजना किया जाए तो बाहर ज्यादा वो, लेकिन अब आपने ये बात कही कि बाहर से कोई लेकर वो वाला इन्फेक्शन ना आ जाए, आ रहे हैं, तो दैट इज डेंजरस। जी वो आ रहे हैं। अच्छा, पहले जो है ना, वो बहुत अच्छा ये हुआ था कि सिंध गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन किया था, वो इकोनॉमी का तो खैर प्रॉब्लम आया,
लेकिन लॉकडाउन की वजह से बड़े अच्छे स्टेप्स लिए। फिर बहुत एक अच्छा इदारा हमारा बन गया जिसका नाम है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। असल में हुआ ये था कि 18th अमेंडमेंट आई थी जिसमें हेल्थ जो है वो डिवॉल्व हो गई सूबों के पास, तो वो फेडरल का सब्जेक्ट नहीं रहा और सूबों का काम है कि अब वो अपनी हेल्थ पॉलिसीज बनाए। मे बी वो मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई भी बीमारी आई है जो पूरे पाकिस्तान को असर कर रही है और जहाँ पे आपके बॉर्डर्स आराम से क्रॉस हो सकते हैं सूबों के बाउंड्रीज, उसके लिए एक ऐसा इदारा चाहिए था जो सेंट्रली बैठा हुआ हो और सबको एक मिल के एक प्रोग्राम बना रहे हो। तो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर माशाल्लाह मैं कहूँगा हमारी गवर्नमेंट ने इतना फास्ट काम किया है कि वो उन्होंने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्टैब्लिश किया। उसके अंदर हमारे मिलिट्री के लोग भी हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग भी हैं और सारे सूबों की रिप्रेजेंटेशन है। और अब वो पॉलिसीज बना रहे हैं कि अब यहाँ पे ये बनाना चाहिए, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी खोलनी चाहिए। ये वो इदारा है जो दूसरी कंट्रीज में मिसिंग था, जिसकी वजह से इवन इंडिया हमारा जो नेबरिंग कंट्री इतना बड़ा है, अपने आप की इतनी तारीफें करता है, वहाँ पे वो नहीं मैनेज कर सकते। शो करता है कि बोलना अलग बात है और काम करना अलग बात है। हमारे लोग जो हैं वो बोलने में तो एक दूसरे की कुछ टांग खींचते हैं, लेकिन जब काम करने पे आते हैं तो इससे अच्छा पाकिस्तानी प्रोफेशनल मुकम्मल होता है दुनिया में नहीं। अच्छा, हमने इस दफा एक चीज देखी है कि ना पहले ना कि लॉकडाउन से ना लास्ट टाइम जो हुआ उससे वो कम्युनिटी जो है जिस तरह लेबर कम्युनिटी थी ना, उन्होंने मास्क ज्यादा पहनना शुरू कर दिए क्योंकि उन्होंने देखा कि सबसे नुकसान उन लोगों का हुआ था। तो अभी भी हम यही गुजारिश करेंगे कि हमने ये देखा कि जितने भी वेटर्स हैं या जितने भी आपके जो मेड्स हैं सब ज्यादा मास्क पहन रहे हैं बनिस्बत जो कॉमन लोग हैं उन लोगों से ज्यादा जो लेबर कम्युनिटी वो ज्यादा मास्क पहन रही है क्योंकि वो लॉकडाउन से ज्यादा खौफजदा भी है। नहीं, वो तो बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं सिर्फ लेबर कम्युनिटी तो बहुत ही ज्यादा थी क्योंकि उनके पास तो सेविंग्स भी नहीं होती ना, वो तो रोजमर्रा जीते वही ना, खाते हैं। और लेकिन आई थिंक जब इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ तो बड़े बड़े बिजनेसेस भी कोलैप्स हो गए, कितने रेस्टोरेंट्स बेचारे बंद हो गए क्योंकि बहुत बड़ी चैलेंजिंग टाइम, सैलून्स कितने बंद हुए बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं आपको भी कितना सबको लॉस हुआ ना, लॉस हुआ था, बिल्कुल हुआ था। बड़े काम कर रहा है, रेंटल्स हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि भाई प्लीज दोबारा इस तरफ ना जाएं कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ मूव करें। अभी हो लगना शुरू हो चुका है स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन में दो चैलेंजेस आ रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना, आजकल अब एक नया ट्रेंड आया है कि लोगों को अब थोड़ा सा कंफर्ट लेवल हो गया है कोविड से। जैसे मलेरिया से है ना, लोग समझते हैं हमें मलेरिया हो गया तो हम, या टाइफाइड हो गया तो हम दवा पे फार्मेसी पे जाएंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, दवा लेंगे, सही हो जाएंगे। हाँ, वो केमिस्ट ही हमें बता देगा कौन सी दवा है। सेम इज हैपनिंग फॉर कोविड। व्हाट इज हैपनिंग कि कोविड में अब जिन लोगों को अंदाजा होता है कि खांसी, नजला, जुकाम हो रहा है, और जुकाम नहीं मतलब खांसी हो रही है और हमें लग रहा है कि कोविड ना हो गया हो, मैं जिससे मिला था उसका कोविड पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को खुद आइसोलेशन में रखते हैं, टेस्ट नहीं कराते। अब इसका नुकसान क्या है, जब वो टेस्ट नहीं कराते तो उसमें देखें जो भी लैब्स, चाहे वो गवर्नमेंट की या प्राइवेट लैब्स, गवर्नमेंट की तो फ्री कर रही हैं, प्राइवेट लैब्स है चार्ज करती हैं, लेकिन जो भी टेस्ट कर रहा है कोविड का, मुस्तनद लैब जो अप्रूव्ड है तो उससे करवाएं टेस्ट। लेकिन वो सारे रिजल्ट्स अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी भेजता है और वो रिजल्ट्स एनसीओसी को भी जाते हैं। उसका होता ये है कि वो जो रिजल्ट, जब टेस्ट आप किसी लाए थे, गुलशन से किसी ने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आ गया फॉर एग्जांपल 13D से, तो ये रिपोर्ट जाएगी कि 13D में एक टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये नहीं कि बंद कर दिया जाएगा या लॉक कर दिया जाएगा, जो लोगों के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे डाटा जमा हो रहा होता है। तो अगर एक इलाके से ज्यादा टेस्ट आ रहे हैं तो उस इलाके में सिर्फ लॉकडाउन होगा। अगर लोग टेस्ट नहीं कराएंगे तो वो जनरली लॉकडाउन हो जाएगा कि पूरे गुलशन को बंद कर दें। अच्छा, ये एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही। अच्छा, छोटी सी एक बात मैं कहती भी जाती हूँ, ब्रेक की जाने भी जाना है, कि हम जो बात कर रहे थे ना कि जो क्लोज जगह होती हैं, आप देखें बाहर के ममालिक में क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशन ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फैली थी। तो आप सबसे इल्तिजा है मेरी, इस पर मैंने पूरी रिसर्च भी की हुई है कि सख्त ठंडे इलाकों में भी खिड़कियां जरूर दिन में आधे घंटे के लिए खोलें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वेंटिलेशन चाहिए होती है। आप ये देखें कि देही इलाकों में ज्यादा कोविड नहीं आए क्योंकि वहां पर लोग खुला बैठते हैं, वो फिजा जो है नेचर की तरफ आए, अपने आप को नेचुरल रखें, अपने धूप लें, आप बिल्कुल अपना जो है क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए घर के अंदर, खिड़कियां दरवाजे हर वक्त बंद नहीं होने चाहिए, खिड़कियों को बंद ज्यादा ना
बना करके रखें, इसी से ही बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, एलर्जीज भी, और आपके जो है ये नज़ला ज़ुकाम खांसी भी, इवन ये भी बीमारी है ना। और इसके अलावा कोविड से अगर आपको बचना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वेंटिलेशन वाली जगह पे, इसलिए ओपन शादियां रखी हैं, क्लोज शादियों को बंद किया। जब ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहें। खुशामदीद एक बार फिर नाजरीन, और आज बात हो रही है, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला, और मैंने इनका इंट्रोडक्शन भी आपको दिया, CEO ऑफ ईसा लैब भी, और साथ में रोटरी क्लब के हवाले से भी, रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। रोटरी ने कोविड के लिए कितना काम किया, ये बताइएगा। देखिए, रोटरी ने सबसे पहले तो काम किया राशन ड्राइव, क्योंकि जब शुरू में जब लॉकडाउन लगा, तो बेचारे लोग काम नहीं कर, घर में मतलब लॉकडाउन हो गए, और जो डेली वर्कर्स हैं, जो गरीब तबका है, या मैं कहूँगा लेस फॉर्चुनेट, वो जो है बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। तो सबसे पहले तो मेजर राशन ड्राइव की, और सारे क्लब्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए, सब ने डोनेशंस जमा करी, खुद अपने ही पैसे होते हैं रोटरी के कोई, और उन्होंने पैकेट्स बनवाए, और फिर जो है वो घर घर तकसीम किया। जब घर घर तकसीम करने आए, तो जैसे आपने पता है ना, दूसरी जब NGOs ने किया तो लोग रश लग गया या बिक रहा था सामान, उसके लिए फिर हमें मैं समझता हूँ हम ट्रेंड सेटर बने, क्योंकि फिर हमने सिंध में कोलैबोरेट किया रेंजर्स के साथ, और रेंजर्स ने इलाकों को मैप किया हुआ था, और उसके साथ उन्होंने ID कार्ड नंबर्स लेना, और उनकी सिक्योरिटी के साथ फिर रोटरी ने जो है डिलीवरी करी, और सोशल डिस्टेंसिंग रख के पता चला कि देने के चक्कर में और इन्फेक्शन ना लगा दें लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा एक ट्रेंड सेटर था जो फिर बाकी लोगों ने भी फॉलो किया। फिर कोस्टल एरियाज में जो माहीगीर तबका रहता था, उनकी सारी वो जो उनको भी मना कर दिया गया था फिश पकड़ने से और बाहर निकलने से, तो वहाँ पे नेवी के साथ मिलके जो है पाकिस्तान नेवी के साथ राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था वो उस वक्त जो क्राइसिस थी वो खाने पीने की थी, तो बड़ा अच्छा पैकेट बनाया, उसके अंदर तेल था, दालें थी, चावल थे, आटा था, नमक था, चाय भी थी, दूध भी था, और इस तरह करके देखिए खुराक तो सबसे जरूरी है ना, सबसे पहले खुराक मिल जाए तो मसला नहीं होता। सबसे पहले जो इनिशियल डेज में वो अभी तक चल रहा है बल्कि, और अभी तो वो काफ़ी अर्से तक चलता रहा वो, और जो है सबसे पहले तो ये किया। उसके बाद रोटरी और हम सब मिलके इसमें इन्वॉल्व हो गए आइसोलेशन सेंटर स्टैब्लिश करने में। तो कराची में आइसोलेशन सेंटर हुआ, फिर नेवी के साथ एक लैब स्टैब्लिश हुई उर्मारा में, जहाँ पे नेवी फ्री इलाज करती है, और वहाँ पे देयर वाज नो मेडिकल सर्विसेज, नो डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कोविड, उसको इस्टेब्लिश किया। फिर रेंजर्स के साथ आइसोलेशन सेंटर इस्टेब्लिश हुआ फॉर कॉमन पीपल। मैं समझता हूँ हमारी आर्म फोर्सेस की भी तारीफ करता हूँ कि वो जिस वक्त कोविड आया तो वो हर एक के साथ काम किया उन्होंने, चाहे वो एक्सपो सेंटर हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, कि वो लोगों के साथ मिलके के लोगों की मदद हो जाए। और फिर दूर दराज इलाके में, गाँव में, और कच्चे का इलाका जो सिंध का था, उधर तक हमें जाके राशन ड्राइव करनी थी। वहाँ हमारे इंटीरियर के रोटरी क्लब्स कर रहे थे, हमारे रोटरी क्लब पूरे सिंध एंड बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है, तो वो अलग अलग क्लब्स असाइनमेंट कर रहे थे, उनके साथ लेके जाना, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना। जो दूसरी चीज़ बड़ी अच्छी हुई ना, कि रोटरी की स्ट्रेंथ ये थी कि क्रेडिबिलिटी की वजह से आर्म फोर्सेस ने हेल्प की, तो उनके पास तो गाड़ियाँ, वॉकी टॉकी, सारे मैकेनिज्म में, तो वो ड्राइव बड़ी एक्सिक्यूट भी हो गई और हो भी गई। आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर रोटरी वाले कंटिन्यू सपोर्ट करते रहे खाने की। जो एक्सपो सेंटर शुरू में फ्री चल रहा था, अभी भी चल रहा है, वो उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोटरी का था। फिर हमने पुलिस वालों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे, क्योंकि पुलिस वाले ही सब लॉकडाउन को इन्फोर्स कर रहे थे, और पुलिस वाले फ्रंट लाइन पे थे कि हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्शन, अपने आप को कैसे बचाएंगे, लोगों को कैसे हैंडल करेंगे, अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन सेंटर से बाहर आ गया उसको कैसे हैंडल करेंगे। वो सारी डिविजन्स ऑफ सिंध के अंदर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो कंडक्ट हुए।
जिसमें पुलिस के लोग आए और उनको वक्तन फवक्तन और उनके टेस्ट भी किए गए जो रोटरी ने कंडक्ट किए। उसके बाद हम आ गए फिर हेल्थ सेक्टर के अंदर कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पाकिस्तान में तो पीपी कोई पहनता नहीं था। हाँ। अब तो चले हर जगह लोगों को पता भी चल गया, अवेलेबिलिटी भी हो गई है। उस वक्त तो पीपी कोई पहनता भी नहीं था, ना उनको पहनना आता था। फिर इसको पीपीई को पहनने का और उतारने का एक तरीका है। पहनने के तरीकों को कहते हैं डॉन करना, उतारने को कहते हैं डॉफ करना। ग्लव्स हो गए हाथ के, ये पीपी वाइट जो होता है वो पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, मास्क हो गया, गॉगल्स हो गए। ये कैसे पहनना है, कौन सी चीज पहले उतारनी है, कौन सी चीज बाद में उतारनी है, ग्लव पहले उतारना है कि मास्क पहले उतारना है। जी जी। इसकी ट्रेनिंग्स दी और पीपीईज सारे हेल्थ सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को वहां पे प्रोवाइड किए और फिर पब्लिक सेक्टर के डॉक्टरों को और नर्सेज को ट्रेन किया कि कैसे अपने आप को आप बचाएंगे कोविड में, क्योंकि बहुत लोग दुनिया भर में मरे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर नॉट ओनली डॉक्टर्स एंड नर्सेज, जो जेनिटर्स हैं, सफाई कर रहे हैं वहाँ पे, जो वहाँ की मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो भी उसी में ही आ जाते हैं ना, उनको भी वही गाइडलाइंस चाहिए। और फिर उसके बाद कि कैसे इन्फेक्शन जो है, मतलब ये पेशेंट डील हो गया, मतलब एक पेशेंट डील हो गया, तो कोविड का आइसोलेशन सेंटर बना हुआ है, उसका में डॉक्टर्स भी ट्रेंड है, नर्सेज भी ट्रेंड है, सफाई वाले भी ट्रेंड है। लेकिन भाई उसका जो वेस्ट निकलेगा, जो चादरें निकलेंगी, जो डस्टबिन निकलेंगी, जो उनको हैंडल कर रहे हैं, वो भी तो ट्रेंड होने चाहिए। हाँ, ये हमने एक्सिक्यूट किया। फिर उसके बाद फ्लड्स आ गए, पूरे सिंध में भी आए, बहुत बड़े फ्लड्स आए, कराची में भी आए जो फ्लड्स आ गए। फ्लड्स में फिर रोटरी एक्टिवेट हुई, फिर हमने राशन ड्राइव किया और हमने एक रिमार्केबल चीज ये की कि ये मेरी टेन्योर में हो रहा है सारा, तो उसमें हमने नेट्स बनाए, नेट्स भी दिए और नेट्स, मस्कीटो नेट्स, क्योंकि मस्कीटो से जानवर मर रहे थे, हमने मस्कीटो नेट्स बनाए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें 8 से 10 बकरियां आ जाती हैं, वो नेट्स भी दिए, क्योंकि इंटीरियर सिंध में या जहाँ पे भी लाइफ स्टॉक है वहाँ पे जो इंसान है उनको अपनी प्रोटेक्शन ज़्यादा, अपने जानवर होते हैं क्योंकि वही उनकी लाइवलीहुड है, तो उनके नेट्स भी दिए, उनको इंडिविजुअल नेट्स भी दिए और उनके लिए तरपालें दी और हाइजीन किट्स दी, साबुन वगैरह, और फीमेल हाइजीन किट्स भी दी, क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं और बीमारियां होती हैं और डिलीवरी ऑफ हेल्थ है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें देखे, जो इतनी बारीकियां हैं, शायद एक कॉमन इंसान को नहीं पता। आप लोग की कोई टीम होती है जो जाके सर्वे करती है, देखती है कहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है? बिल्कुल जी, हम लोग तो बिल्कुल इसको, हमारी टीम्स होती हैं, हम फीडबैक लेते हैं और इन एक टाइम टीम्स ला रही होती हैं, इधर से एक मोबिलाइज हो रही होती हैं। यही तो मैजिक है, 12-13 लाख रोटेरियंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जर्मनी से, दूसरी जगहों से भी रोटेरियंस जुड़ गए, उन्होंने कहा हम भी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी जो है डोनेशंस भेजी। तो ये ना ये कारवान बढ़ता चला जाता है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, रोटरी इज एन इंटरनेशनल और डोनेशंस के बगैर देखिए काम हो नहीं सकता। एवरीथिंग नीड्स लाइक पेट्रोल भी जरूरत पड़ेगी। और हम गए भी, जैसे भी हम मीरपुर खास गए तो उमरकोट, डिग्री, समारो, खिपरो, इस साइड पे कुनरी पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो वहाँ पे कमिश्नर को भी इन्वॉल्व किया और उसके साथ जो डीआईजी जुल्फिकार लाड़े का वहीद शेख कमिश्नर थे, उनके थ्रू फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स एंड एएसपीज के साथ किया। मैं बताऊं, जब काम करने पे आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी और जो हमारी पुलिस है वो सब मिलके काम करते हैं। हमें लोगों के, एक्चुअली हम लोगों के अंदर इतनी अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप के फुकदान की वजह कहूँगा कि इतनी नेगेटिविटी आ गई है ना, हमारे लीडर्स आते हैं तो वो नेगेटिव, एक के बारे में दूसरे के बारे में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कि हम भी नेगेटिव हो गए। हम समझते हैं कि बस दुनिया नेगेटिव है, हम ही सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, और यही ब्रिज करना है हमने, और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअली भी करें और एक प्लेटफॉर्म रोटरी के थ्रू भी करें। अल्लाह ने हर इंसान को किसी मकसद के लिए पैदा किया, अपने मकसद इंसान भूल जाता है और वो अपने आप को पहचान नहीं सकता कि वो कितना पावरफुल है। अल्लाह ने आपको भी देखे, अल्लाह ने इतनी ताकत दी, आप भी एक अपनी एंजॉयमेंट वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन कितना वक्फ कर रहे हैं लोगों के लिए। लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि हर डेजिग्नेशन पर, हर जगह पर इंसान को कहीं ना कहीं काम करना है इंसानियत के लिए। बिल्कुल, और ये हकूक़ुल इबाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ अगर हम सिर्फ इस्लाम को फॉलो कर ले ना, गीबत नहीं करें, चुगली नहीं करें, हम एक दूसरे की हकूक़ुल इबाद में ख्याल रखें, इसमें नहीं होता कि पैसे खर्च करें, सिर्फ मदद करें किसी भी तरीके से, करा दें किसी जो कोई, अगर किसी की एज ज़्यादा या मुश्किल है उसको रोड क्रॉस करने में मदद कर दें। अब आप देखें कि हम लोग, और ये छोटी ये चीज़ें हम करें तो आप देखें कि हमारा मुल्क भी जो है ना वो बेहतर हो जाएगा अगर हम इसको, जो प्रैक्टिकल मुस्लिम्स बने, नॉट बाय नेम ओनली। और यही वो चीज़ है, और मैं समझता हूँ सिर्फ मुसलमान में नहीं, क्रिश्चियनिटी में, हर रिलीजन में, इंसानियत में, बेसिकली इंसानियत है, ये हर रिलीजन में इंसानियत है। और
इंसानियत ही जो है ना वो मेन स्टेक है, और इसी पे हमें काम करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा है पाकिस्तानी जो है Tolerance भी बहुत होनी ज्यादा बड़ी गिविंग है, बहुत गिविंग है पाकिस्तानी। आप किसी और ममालिक में अगर देखें, हम पड़ोसी मुल्क में देख लें, वहां पर आपस में लोग नहीं, वहां पर अगर कोई भूखा होता है तो लिटरली कई ऐसे हमने केसेस देखे कि जो किसी की मदद नहीं करते, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि हमेशा जो है गिविंग गिविंग गिविंग। बिल्कुल ऐसे ही है इंडिया, लेकिन वो जो लीडरशिप है ना उसका फुकता है, गिविंग है, लेकिन ये चीज होना जरूरी है। इंडिया में देखें आप कितने लोग सड़क पे सोते हैं और कितने लोग मतलब टॉयलेट वहीं पे करते हैं, जिसकी वजह से स्मेल रहती है। पाकिस्तान में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हाँ। पाकिस्तान की तो इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। मैं आपको बात बताऊं, मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ, मुझे शौक भी है ट्रैवलिंग का। जी। आई ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और मैं आपको बात बताऊं 2 हफ्ते के बाद आई वांट टू कम बैक टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छी जगह नहीं है। पीपल आर लवली, हमारी सॉइल जो हमारी मट्टी बड़ी मजे की है। हमारी तो कंट्री में देखें आपके हमारे डॉक्टर्स, हमारे किसी भी प्रोफेशन को ले लें, दुनिया में जाके वो एक्सेल करते हैं, इतना पोटेंशियल है उनके अंदर, बस उनको थोड़ा सा। और भी यूथ, हमारी यूथ इज, और विमेन, मैं समझता हूँ हमारी यूथ और विमेन एक ऐसा अनचार्टेड एक स्ट्रेंथ है हमारी। अगर उसको हम प्रॉपर्ली वो करें ना, इन्वॉल्व करें तो बहुत जबरदस्त। टाइम थोड़ा सा, आपके साथ बहुत बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह, फिर आपको जरूर इनवाइट करेंगे। यू आर अमेजिंग पर्सन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। इतनी अच्छी बात है आपसे कि दिल नहीं कर रहा कि अभी हम शो को जो है वाइंड अप करें, लेकिन वक्त महदूद है, जाना तो है। फिर हम मंडे को दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन, अपना वीकेंड बहुत अच्छा गुजारना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।